अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिस्कशन वेरिएंस एनालिसिस के टॉपिक पे हमारी जारी थी और कल हमने कुछ इलस्ट्रेशन देखी थी रिवर्स वेरिएंसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे बात शुरू की थी। तो रिवर्स वेरिएंसेस की जो इलस्ट्रेशन हमने कर ली, उसके अलावा कुछ आप यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एज होम असाइनमेंट। तो कोई चैलेंज किसी इलस्ट्रेशन में रहा हो या रिवर्स वेरिएंसेस के कॉन्सेप्ट को किस तरह हमने अप्लाई करना है, उसमें कोई इशू, किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन, कोई फर्दर हेल्प गाइडेंस चाहिए तो पूछिए जनाब। आखिरी डिस्कशन हमारी जो चल रही थी कल क्लास में, दैट वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज़ें मैयर कर ली थी, पार्ट ए, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हमने निकाल लिया था। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट से क्या मुराद है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया, ये कैलकुलेशन भी शेयर कर ली गई। पार्ट बी में हमसे कहा गया था रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसको रिकंसाइल करो। अच्छा, यहां पे ना इस सवाल में एक ड्रॉबैक है, मैं पहले वो आपसे शेयर कर लूं। इस सवाल का इशू क्या था, ऑल्दो वो इशू मैंने सोल्यूशन में हल कर दिया हुआ है, लेकिन आपसे शेयर करना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है। अब ये देखिए, सवाल है रिकंसिलिएशन का, 8 नंबर का। इसकी मार्किंग स्कीम जरा देखिए जाके, पार्ट बी की मार्किंग स्कीम। 1 मार्क फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ईच कॉस्ट वेरिएंस। 7 नंबर तो 8 में से निकल गए वेरिएंसेस के। 1 मार्क फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। 1 नंबर भी, ये भी सॉर्ट ऑफ वेरिएंस ही है। इसका मतलब रिकंसिलिएशन का नंबर कोई है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इस सवाल में मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो ये है, रिकंसाइल तो बेटा करते हैं। रिकंसिलिएशन की डेफिनेशन याद है किसी को, क्या होती है रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन कभी पढ़ाई गई होगी, बैंक रिकंसिलिएशन आपको, हमने पीएनएल की रिकंसिलिएशन भी पढ़ी थी मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में, वहां पे मैंने भी रिकंसिलिएशन का मतलब आपको बताया था। क्या होता है रिकंसिलिएशन? एक ही इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट सिस्टम से जो निकले, एक ही इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट सिस्टम से निकले, उन दो सिस्टम से जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकली है उसको मैच करना, उसके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके मैच करना, इसको हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। अब यहां पे उसने कहा कि आपने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट बना लिया पार्ट ए में, उसको रिकंसाइल कर दो एक्चुअल प्रॉफिट के साथ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। वेयर इज एक्चुअल प्रॉफिट? क्वेश्चन में तो गिवन ही था ना, हमने कल कैलकुलेट किया था ना। तो रिकंसिलिएशन तो भाई दो नॉन फिगर की होगी ना, जब एक्चुअल प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो रिकंसिलिएशन कैसे होगी? तो इस सवाल में एक्चुअल प्रॉफिट वाज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, बल्कि मार्किंग स्कीम में उसके नंबर नहीं है। और इसकी वजह शायद यह है कि एग्जामिनर ने जो सोल्यूशन दिया था उसमें एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी शामिल नहीं थी, विच इज रॉन्ग। क्योंकि रिकंसिलिएशन तो दो फिगर्स आपको पता होंगी तभी आप बनाओगे ना भाई। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट पार्ट ए में स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो निकाल लिया आपने, एक्चुअल प्रॉफिट अगर पता ही नहीं तो रिकंसिलिएशन कहां से बनेगी? तो एक्चुअल प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनाने के लिए जरूरी है, जो हमने कल कैलकुलेशन की, लेकिन मार्किंग स्कीम में उसके नंबर भी नहीं है और एग्जामिनर सॉल्यूशन में वो एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी शामिल नहीं थी। किताब में सॉल्यूशन जो है ये अमेंडेड सॉल्यूशन है, इसमें मैंने ये कैलकुलेशन शामिल की है। एनीवेज, हमने एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। हमने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट किया था 4125, और हमने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, ये हमने वर्किंग बनाई थी। ठीक है जी, यही था ना प्रॉफिट। तो ये हमने कल प्रॉफिट एक्चुअल भी कैलकुलेट कर लिया था सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। अब हम चलते हैं वेरिएंसेस की कैलकुलेशन और रिकंसिलिएशन की तरफ। अच्छा जी, प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनानी है हमने। वेरिएंसेस मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, अगर हम रिकॉल करना शुरू करें, एक होता है वेरिएंस आपका सेल प्राइस वेरिएंस, एक होता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएंस, फिर आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस,
लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये वेरिएंसेस हैं जो आपके कितने, 7 ही बन गए? नहीं, ज्यादा बन गए हैं, लेकिन नो बन गए, ये 2 तो कैलकुलेट ही नहीं होने, क्योंकि एक्चुअल प्राइस और बजटेड प्राइस सेम है, एक्चुअल वॉल्यूम बजटेड वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब ना सेल प्राइस वेरिएंस निकलना है ना सेल, तो बाकी रह गए 7। समझ आई? तो जो 7 कौन कौन से हैं? 2 मटेरियल के, 2 लेबर के, 2 वेरिएबल ओवरहेड के, 1 फिक्स्ड ओवरहेड। ये 7 वेरिएंसेस हैं, 7 नंबर इसी के थे। तो हमने ये 7 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। पहले हम 7 वेरिएंसेस ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम रिकंसिलिएशन की बात करेंगे। रिकंसिलिएशन में हमें, चलें पहले हम फॉर्मेट रिकंसिलिएशन से शुरू कर देते हैं जी। हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 2 और इसके पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम प्रॉफिट फ्रॉम पार्ट ए से, जो कि था 4125,000। इसमें हम मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस लाएंगे, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस लाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस लाएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस लाएंगे। एक क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट है, वो भी देख लेंगे। इसके बाद यहां पे हम एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, जिसकी हम कल वर्किंग बना चुके थे, और वो है 3930,000। ये वर्किंग हमने ऑलरेडी इस प्रॉफिट की बना ली थी, उसको हमने रेफर कर दिया। तो जनाब अब हम 1 बाय 1 वर्किंग शुरू करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, हम वर्किंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लीजिए जी, 1 बाय 1। वर्किंग 1, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है जी। तो प्राइस वेरिएंस है जी एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, 58,000। कितना है जी प्राइस वेरिएंस? 1,16,000। एडवर्स और फेवरेबल? एडवर्स। प्राइस वेरिएंस 1,16,000 एडवर्स। एडवर्स वेरिएंस का मतलब है कि एक्चुअल प्रॉफिट कम है। ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, कम है, तो एडवर्स वेरिएंस माइनस होगा। तो एडवर्स वेरिएंस माइनस होगा, फेवरेबल ऐड होगा। यूजेज वेरिएंस, वर्किंग 2, एक्चुअल क्वांटिटी यूज 58,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60,000, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 60,000 into standard price 158. So variance is 3,16,000 and it is favorable. Actual quantity is less than the standard. 3,16,000 favorable है, ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस आ गया और मल्टीप्लाई होना है एक्चुअल आवर से। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 35,000। तो वेरिएंस इज 175,000 एंड दिस इज एडवर्स। तो एडवर्स वेरिएंस है, यहां से लेस हो जाएगा। अब हम हर वेरिएंस की कैलकुलेशन पे एक एक नंबर लेते जा रहे हैं। रिकंसिलिएशन का आपने देखा कोई नंबर नहीं था। मैंने आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की डिस्कशन में बताया था कि शायद रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का 1 या 2 नंबर होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में 0 नंबर। आइंदा भी शायद हमें ऐसे 1 नंबर मिलेगा या 0 मिलेंगे। मेजर मार्क्स होते ही वेरिएंसेस के। अच्छा जी, इसके बाद आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है जी? एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी? 36,000 मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट जो कि है 150, तो वेरिएंस हुआ 1,50,000 एंड दिस इज फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएंस 1,50,000 फेवरेबल ऐड हो जाएगा। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही पूछिए। वर्किंग 5 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल रेट क्या है? वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर की बेस पे अप्लाई होंगे ना, तो वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल रेट हमारा है जी 2975,000 डिवाइड विद 35,000। एक्चुअल वेरिएबल रेट 85। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, वेरिएबल ओवरहेड, कल हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, कितनी थी? 210 थी ना। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट थी, 3 आवर से डिवाइड कर दो। ये स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर है, हम आवरली रेट ले रहे हैं ना भाई, मल्टीप्लाई आवर से होने हैं, तो ये है जी एक्चुअल वेरिएबल रेट पर आवर, ये है हमारी स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर। याद रखिए 360 रुपया ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट थी, इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाली थी हमने कल 150 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमने 150 निकाल दी, तो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड आए थे 210। वो 3 घंटे की कॉस्ट, 3 घंटे की कॉस्ट 210 है, तो 1 घंटे की कॉस्ट 70 है। वेरिएंस कितना आया? 5,25,000 एंड दिस इज एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल रेट ज्यादा है, 5,25,000 एडवर्स। जी किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन समझ ना आए बेटा पूछ लीजिए। वर्किंग नंबर 6 फॉर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी लेबर आवर्स पे बेस करता है। 35,000 एक्चुअल आवर्स, 36,000 स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट 70, तो वेरिएंस इज 70,000 एंड दिस इज फेवरेबल। आखिरी वेरिएंस है जी हमारा एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस। बजटेड की फिगर ये है और एक्चुअल की फिगर हमने एक्चुअल पीएनएल जो वर्किंग बनाई थी ना, ये इसमें डाली थी, कितनी थी? 16 लाख। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारे 16 लाख थे। कल हमने जो एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाई थी उसमें हमने कैलकुलेट किया था 16 लाख और ये बजटेड थे 16,50,000। सो वर्किंग 7 16,50,000 ये बजटेड है, 16 लाख एक्चुअल है, वेरिएंस है 50,000 और ये है फेवरेबल। एक्चुअल ओवरहेड्स कम है 50,000। एक आखिरी एडजस्टमेंट इसमें रह गई है, दैट इज द डिफरेंस इन इन्वेंट्री वैल्यू। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे चल रहे हैं,
स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग पे चल रहे हैं तो हमारी इन्वेंट्री वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट पे पीएनएल में शामिल हुई है, और जब हमने एक्चुअल पीएनएल बनाया था तो हमारी इन्वेंट्री वैल्यू वहां पे एक्चुअल कॉस्ट पे पीएनएल में एडजस्ट हुई है। तो हमें पता है इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री की वैल्यू बदलने से भी प्रॉफिट बदलता है ना। तो भाई हम यहाँ पे एक वर्किंग बनाएंगे, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, और इसके लिए हम वर्किंग 8 बनाते हैं। वर्किंग 8 में आप देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है और एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमारी ये मार्जिनल कॉस्ट इसमें से निकालें अगर हम, मेरी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है 790 जमा 450 जमा 210, ये मेरी स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 12,000 बनाए और ये लिखा हुआ जी 1500, लीजिए जी 1500 से ज़रब दे लीजिए तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई जी 2175 000। अब यही कैलकुलेशन मैं एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत करूं तो ये जनाब मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, इसको डिवाइड करूंगा मैं 12,000 से, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आएगी, इसको ज़रब दूंगा 1500 से तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। एग्रीड? दोबारा देख लो, ये मेरी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट की, इसको 12,000 से डिवाइड किया, एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, 1500 से ज़रब दे दो, 1500 की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। कितनी है जी? जी 22,10,000। लीजिए जी डिफरेंस देखिए कितना है, 25 जमा 10 35,000। तो भाई प्रॉफिट्स में फर्क जो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बना है, जो एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग का बना है, इन दोनों प्रॉफिट में 35,000 का फर्क इन्वेंट्री वैल्यू की वजह से है। 35,000 का फर्क इन्वेंट्री वैल्यू की वजह से है। इसको ऐड करना लेस करना, जरा देखो जरा किस सिस्टम के तहत इन्वेंट्री वैल्यू ज्यादा है। जिस सिस्टम के तहत इन्वेंट्री वैल्यू ज्यादा होती है उस सिस्टम के तहत प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल सिस्टम के तहत ज्यादा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू की वजह से एक्चुअल प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा। एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा, 35,000 ऐड करना है, टोटल देख लो, इट शुड मैच। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जिस सिस्टम के तहत ज्यादा होती है उस सिस्टम के तहत प्रॉफिट भी ज्यादा रिपोर्ट होता है। चूंकि एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट के निस्बत। तो 35,000 की जो एडजस्टमेंट है ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट है। रिकंसिलिएशन हमारी कंप्लीट होगी। पार्ट बी 7 वेरिएंसेस और 8वीं ये वर्किंग, 8 के 8 नंबर यहां पे हैं, मैच करवा के टोटल मैच करवाना, उसका कोई नंबर है नहीं यहां पे। तो यहां से आपके लिए लर्निंग एग्जाम के लिहाज से ये भी रहेगी कि भाई अगर आपको रिकंसिलिएशन का सवाल आता है तो आपका फोकस रहेगा वेरिएंसेस की कैलकुलेशन पे। रिकंसिलिएशन पे 1-2 मिनट लगाएंगे, अगर रिकंसाइल हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मट्टी डाल के आगे जाओ। सफिशिएंट मैक्सिमम मार्क्स आप वेरिएंसेस स्कोर करके कर चुके। फॉर एग्जांपल ये एडजस्टमेंट अक्सर बच्चों को एग्जाम में पिक नहीं होगी, तो ना होते ना हो भाई, 7 वेरिएंसेस निकाल दिया ना आपने, 8 में से 7 नंबर आ गए, एक्सीलेंट स्कोर है भाई। इसके 1 नंबर के एक वैल्यू रिकंसाइल ना होने की वजह से टेंशन में पढ़ के हम 10 मिनट ज़ाया नहीं करेंगे। हम ये बात जहन में रखना है, ये चीज़ें जहन नशीन रखो ताकि एग्जाम में आपका जहन इन पे फौरन एक्ट करे। बास का होता क्या है कि एग्जाम में बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उनका जहन
एक्शन नहीं लेता, बात का किसी प्रॉब्लम में फंसे वहां पे स्टक हो जाते हैं। मैं बार बार आपको क्यों रिमाइंडर देता हूं, इसलिए कि आपके जहन में ये चीजें रहें, एग्जाम में आपका दिमाग इन चीजों पे काम करे कि भाई फंसना नहीं है, परेशान नहीं होना। हमारे जहन में मार्किंग स्कीम रहनी चाहिए। क्यों आपको मार्किंग स्कीम मैं बार बार दिखाता हूं, क्यों मैं एडवाइस करता हूं मार्किंग स्कीम देखा करो, ताकि आपको पता लगे एग्जाम में नंबर किस तरह लिए जाते हैं, किस तरह बिखरे पड़े हैं, कहां से लेना आसान है, कोई मुश्किल है उस पर मट्टी डालना कोई टेंशन नहीं है, पास हो जाते हैं आराम से हम। क्योंकि मेजर फेलियर की वजह ऑनेस्टली स्पीकिंग जो प्रिपेयर्ड बचा है वो एग्जाम में फेल होता इसलिए है कि एग्जाम में जो चीजें आती हैं उन पे तो जो कम होती है, जो नहीं आती उनकी परेशानी वो ज्यादा लेता है। फेलियर की मेजर वजह ये रहती है एक प्रिपेयर्ड बच्चे की। जो बच्चा तो पढ़ के नहीं गया उसको तो छोड़ देना, हम तो बात कर रहे हैं जो बच्चा पढ़ के जाता है, मेहनत करके जाता है, फिर फेल हो जाता है। उसकी वजह एग्जाम में चीज मैनेज ना कर पाना, प्रेशर ना मैनेज कर पाना, प्रेशर में आके दिमाग का माउफ हो जाना, ये रहता है। आप सही एक्शन ही नहीं ले पाते एग्जाम में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा आप सिर्फ सब्जेक्ट को ना सीखो, एग्जाम में कैसे एक्ट करना है आपने इसको भी सीखें। इसीलिए आपको बार बार मोटिवेट किया जाता है, टेस्ट में बैठे, असेसमेंट में बैठे, ताकि इन चीजों को वहां पे अप्लाई करके अपने आप को यूज टू करें, फेमिलराइज करें इन चीजों से। जी कोई सवाल? अच्छा जी, पार्ट सी। अब इसके पार्ट सी में भी वही प्रॉब्लम है। 2 नंबर का पार्ट है रिकंसाइल एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विद एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप इस प्रॉफिट को आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है। बात फिर वही आ गई, रिकंसिलिएशन है तो रिकंसिलिएशन के लिए एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए ना, तभी रिकंसाइल करोगे ना। अब यहां पे अगेन एक्चुअल प्रॉफिट एग्जाम में क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, मार्किंग स्कीम पे जाओ तो रिकंसिलिएशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2 नंबर, मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने के 2 नंबर उसने दिए हुए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के इसने नंबर ही नहीं आने रखे। ये भी एक इसका सोल्यूशन का क्वेश्चन का फ्लॉ है। अगेन इस फ्लॉ को सोल्यूशन में तो मैंने दूर कर दिया है कि एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन, एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कैलकुलेशन को मैंने इसका हिस्सा बना दिया है, क्योंकि रिकंसिलिएशन सिर्फ 2 नॉन फिगर की होती है। एक फिगर मुझे पता है, दूसरी फिगर मुझे पता ही नहीं, तो रिकंसिलिएशन कैसे बनाऊं? तो फिलहाल मैं रिकंसिलिएशन के वर्ड को ना मैं इग्नोर करूं। पहले मैं कहता हूं, मैं इसको पढ़ता ऐसे हूं, डिटरमिन यूजिंग एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, डिटरमिन एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं रिकंसाइल का वर्ड नहीं यूज करता, मैं कहता हूं भाई यूजिंग एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, डिटरमिन एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो डिटरमिन करने का तरीका क्या है? पार्ट सी है जी ये। मैं कहूंगा जी एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेरे पास है, इसमें मैं एडजस्टमेंट वैल्यू लेके आऊंगा तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा 3930,000। अच्छा, एडजस्टमेंट यहां पे जो भी होगी वो प्लस होगी माइनस होगी? याद करो तो हमने क्या तरीका सीखा था? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स को ओपनिंग स्टॉक यूनिट से कंपेयर करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक यूनिट से तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, हमारा ओपनिंग स्टॉक यूनिट 0 है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 1500 है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ओपनिंग स्टॉक यूनिट से ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, एडजस्टमेंट प्लस होनी है। फिर हमने एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन के तरीके सीखे थे। हमने कहा था एडजस्टमेंट होती है बेसिक जो बेंचमार्क तरीका है, दैट इज डिफरेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इनटू ओआर, ये बेसिक तरीका है। और अगर ये तरीका अप्लाई ना हो सके, और वो कब अप्लाई नहीं होगा? जब या ओआर गिवन ना हो या ओपनिंग स्टॉक का ओआर और करंट पीरियड का ओआर फर्क हो, तब ये तरीका अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं। तो पहला एक केस तो गया, ओपनिंग स्टॉक का ओआर करंट प्रोडक्शन का ओआर का फर्क वाला मामला तो गया। क्या हमारे पास ओआर अवेलेबल है? यस, हमारे पास ओआर अवेलेबल है, दैट वाज 150 पर यूनिट, 150 पर यूनिट था ना भाई। तो हमारी एडजस्टमेंट होगी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का फर्क 1500 माइनस 0, ओआर 150 पर यूनिट, 2,25,000 लीजिए जी, ये 2,25,000 आप यहां पे ऐड कर दें तो आपको प्रॉफिट अंडर 4155,000 मिल गया।
ये मैंने सवाल को मॉडिफाई करके हल किया, मैंने रिकंसाइल नहीं किया, मैंने डिटरमिन किया। मैंने रिकंसाइल नहीं किया भाई, मैंने डिटरमिन किया। रिकंसाइल करने के लिए तो पहले मुझे एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर रिकंसाइल होगा। ठीक है, रिकंसिलिएशन ही यही है, लेकिन फिर एक वर्किंग ये वाली डालनी पड़ेगी भाई। ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन की वर्किंग ये आ रही है आपके सामने, एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कैलकुलेशन। इसको समझिए जरा, एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक्चुअल, ये तो सेल्स आ गई जनाब हमारे पास। ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग बनाई है। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग क्या होती है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है पहले। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बनती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग याद करो, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आते हैं ना भाई। तो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये OAR है, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गए। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट थी 12,000 यूनिट की, इसमें से 1500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हमने जनाब एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय 12 इंटू 15, ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमारे ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब थे। लिखा हुआ क्वेश्चन, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस होते हैं, याद है ना भाई? ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, तो सेल मान कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट 4155 ये इससे हमारा मैच भी हो गया। रिकंसिलिएशन करनी है तो ये वर्किंग भी देनी पड़ेगी। ये मैंने डिटरमिन करके दिखा दिया था भाई, अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट है तो ये एडजस्टमेंट डाल के ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आता है। ये डिटर्मिनेशन है। रिकंसिलिएशन के लिए मुझे ये वर्किंग भी देनी है, फिर मुझे ये वर्किंग भी देनी है जो कि मैंने आपके सोल्यूशन में ऐड कर दी है। ICAP ने इस वर्किंग को भी मेरी समझ के मुताबिक ओमिट किया हुआ था। रिकंसिलिएशन सिर्फ दो नोन फिगर्स की जाती है। जब तक मैं 415500 डिटर्मिन नहीं करता, रिकंसिलिएशन नहीं कह सकता स्टेटमेंट को मैं। पार्ट सी रिकंसिलिएशन तभी है जब ये एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी मेरे आंसर का हिस्सा है। जी, एनी क्वेश्चन? वेरिएंसेस पे बात हमारी हो रही है जी, और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब इस सवाल की परफॉर्मेंस 40% की वजह कोई समझ आती है 40% होने की? कितने नंबर का सवाल है ये? 13 नंबर का। अब अगर देखो तो 7 नंबर के तो बेसिक वेरिएंसेस थे यहाँ पे, 7 नंबर के बेसिक वेरिएंसेस थे। हम चाहते हैं, हमें स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब नहीं पता लगा, हमें ये रिकंसिलिएशन भी भूल चुके हैं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की रिकंसिलिएशन भी हमें याद नहीं, लेकिन वेरिएंसेस का चैप्टर पढ़े हैं। 7 वेरिएंसेस तो जो बेसिक वेरिएंस है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इनमें कोई चैलेंज था वर्किंग 1 से 7 तक? अगर उसके बावजूद 40% बच्चा पास हो रहा है तो ये अलार्मिंग साइन ना अपिल भाई। क्यों भाई 7 नंबर तो वेरिएंसेस आ रहे हैं, फिर परेशानी क्या हुई? बच्चे क्यों इतने कम पास हुए? बेसिक वेरिएंसेस बच्चों को ना आना बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पे अगर मतलब कम से कम 70+ बच्चा यहाँ पे पास होना चाहिए था अगर बच्चे अलर्ट होते। ये प्रॉब्लम फिर मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे अलर्ट नहीं होते। बच्चे यहाँ पे आए, रिक्वायरमेंट पड़ी स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्या होता है भाई नहीं पता, इधर ही फंसे रह गए। रिकंसिलिएशन बनानी है, रिकंसिलिएशन के वर्ड में ही खो गए। और भाई रिकंसिलिएशन में नंबर वेरिएंसेस के होते हैं। वेरिएंसेस तो नजर आ रहे थे ना यहाँ पे हमें सारे सामने कि अभी मार्जिनल कॉस्टिंग है और वेरिएंसेस हैं, सारे सामने पड़े हुए थे। वेरिएंसेस 7 निकाल देते तो 13 में से 7 तो आ गए थे। बाकी ना इसको छेड़ो, ना इस रिकंसिलिएशन बनाओ, ना इसको छेड़ो, कुछ भी ना छेड़ो आप, तो 7 नंबर तो आ गए हैं, पास तो आप हो जाते हो। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चा पास नहीं हो रहा। यही मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भाई पास ना होने की वजह तैयारी ना होना नहीं होती। पास ना होने की वजह ज्यादातर बच्चों की एग्जामिनेशन में
चीज़ों को मैनेज ना करना होती है, मार्किंग स्कीम को ना समझना होती है, और ऐसे कंपोनेंट्स पे टाइम ज़ाया करना जो आपसे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट्स ना कर पाना जो आपको आते होते हैं। ये मेन प्रॉब्लम होती है फेलियर की। इस चीज़ को आप ओवरकम कर लोगे तो कॉस्ट क्या, सारे न्यूमेरिकल पेपर आपके निकल जाएंगे। जी, एनी क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्या है जनाब, बच्चे स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट को फिक्स्ड और वेरिएबल में अलहदा नहीं कर सके। ये इशू है जी बहुत बड़ा, जो एग्जामिनर ने हाईलाइट करना मुनासिब समझा। पार्ट ए स्टूडेंट को समझ ही नहीं आई, शुरू किया फिर छोड़ दिया बीच में। वही जो मैं बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही नहीं पता बच्चों को। मैनी कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड वेरिएंसेस, नेट वेरिएंसेस, दैट इज डिड नॉट बाइफरकेट वेरिएंसेस बिटवीन प्राइस एंड यूजेज। मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया। भाई इफ द डाटा परमिट्स इट इज अंडरस्टूड कि आपने बाइफरकेशन करनी है, कॉस्ट वेरिएंस निकालना ही नहीं है। आपने देखा इस सवाल में मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस थोड़ी निकाला, वो तो लर्निंग जब हम कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको, भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, फिर इसकी बाइफरकेशन प्राइस एंड यूजेज में होती है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है, इसकी बाइफरकेशन रेट एंड एफिशिएंसी में होती है। बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन वी गो अबाउट दैट ब्रेकअप, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलो। अगर वो कहे टोटल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो कैलकुलेट कर दो। लेकिन कहे वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करो, तो फिर बाइफरकेशन पे जाना है। मैंने यहां पे सारी बाइफरकेशन की है, मैंने कोई टोटल वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किया। मटेरियल के 2 निकाले हैं, लेबर के 2 निकाले हैं। बच्चों ने कह रहे जी ये भी एक बेसिक सी गलती की है कि मटेरियल का 1 निकाल दिया, लेबर का 1 निकाल दिया, विच वॉज रॉन्ग, इट वॉज नॉट डिजायर्ड। प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 10,500 यूनिट इंस्टेड ऑफ 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट को 10,500 से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट बनाया गया। तो बेटा ये चीजें पढ़ा कीजिए सो दैट यू गेट टू नो कि स्टूडेंट से एग्जाम में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, एंड यू खुदा ना खास्ता मे बी वन ऑफ दोज, ये गलतियां करने वाले हो सकते हो। लेकिन अगर आप ये पढ़ते रहोगे इस तरह की स्टेटमेंट्स, तो आप अलर्ट होते जाओगे, एजुकेटेड होते जाओगे, आप जरा मोहतात होते जाओगे, और आपकी गलतियां कम से कम होंगी एग्जाम में इंशाअल्लाह। सो सिर्फ अंधाधुंध सवालों के पीछे नहीं पड़े रहना, हमने अपने आप को ग्रो करवाना है, ग्रूम करना है। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन मार्किंग स्कीम को, एग्जामिनर कमेंट्स को जरूर देखा कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जैक एंड जिल का, और इस क्वेश्चन में हम एक वो एस्पेक्ट जो मैंने कल जिक्र किया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे इन्वॉल्व हो जाती है वेरिएंस एनालिसिस के क्वेश्चन में, तो वो यहां पे जनाब अप्लाई होगा। इसकी रिक्वायरमेंट छोटे छोटे से कई पार्ट बने हुए हैं। पार्ट ए, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक वर्किंग है। कंप्यूट फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून, मटेरियल रेट एंड यूजेज, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। वेरिएंसेस तो सारे बेसिक हैं। इस सवाल में चैलेंज सिर्फ है ही है कि भाई ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट यहां पे कहां से आ गई और इसका ताल्लुक वेरिएंसेस से क्या है। ये हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में बेतहाशा दफा बनाई है, हमें इसमें इंशाल्लाह कोई चैलेंज नहीं आएगा। अभी हम बनाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। वेरिएंसेस स्टैंड अलोन भी हमें बड़ी अच्छी तरह से कैलकुलेट करने आते हैं, बेसिक वेरिएंसेस में कोई चैलेंज नहीं है। असल इशू है कि इसका इससे कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा कनेक्शन है। तो पहले हम स्टेटमेंट सवाल पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, और कनेक्शन आप समझिए विद इन सेकेंड्स आपको एक्सप्लेन होगा, जिसके बाद इस क्वेश्चन में कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, इंशाअल्लाह बड़ी आसानी से ये सवाल हम करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल आना, वेरिएंसेस के क्वेश्चन में, इससे कोई हमारी क्वेश्चन की डिफिकल्टी में एडिशन नहीं होती भाई। जैक एंड जिल मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू वन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 5 kg 40 रुपए के हिसाब से 200 रुपए, डायरेक्ट लेबर 1.5 घंटा 80 रुपए के हिसाब से 120 रुपए, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यहां पे ख्याल रखना है, जब भी फैक्ट्री ओवरहेड का वर्ड यूज किया जाएगा, इट मींस टोटल ओवरहेड्स। इसने वेरिएबल या फिक्स लादा नहीं किए, दिस इज टोटल ओवरहेड्स। 130% ऑफ द लेबर, ये एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अब देखो ना, ये उसने फैक्ट्री ओवरहेड कहा, यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड की बात आ गई।
ताकि आपको जहां पे बाइफर्केशन करनी हो आप कर सकोगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 3 million बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ। Actual data for the month of June. Opening work in process 80% converted 8,000. Starting during the month 50,000. Transfer to finished goods 48,000. Closing work in process 60% converted 7,000. Material issued to production at 38 rupees 1.9 million rupees का, at 42 rupees per kg 8.4 million का. Direct labor 84 per hour इतने रुपए की, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इतने रुपए के, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इतने रुपए के. मटेरियल are added at the beginning of the process. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. Losses up to 3% of the input are considered as normal. However, losses are determined at the time of inspection, which takes place when units are 90% complete. JJ uses FIFO method for inventory valuation. ये जी कहानी है, जरा एक बार फिर पढ़ लीजिए कहानी को, फिर हम इसका इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाने चलते हैं. फिलहाल फोकस हमारा इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल के ऊपर है. वेरिएंसेस की कोई टेंशन नहीं अभी हमें. फाइफो मेथड के तहत इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल हमें रिकॉल करके बनाना है जरा. अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है तो आपको याद होना चाहिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक बात हुई थी हमारी, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल से पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाना जरूरी है. क्वांटिटी शेड्यूल से हमें पता लगता है कि इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में हमारी आउटपुट्स में क्या क्या आना है, क्योंकि आउटपुट्स पे हमारे पास ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स आती हैं, आउटपुट में हमारे पास वर्क इन प्रोसेस आता है, आउटपुट में हमारे पास अबनॉर्मल गेन या लॉस आ सकता है, वो पता लगेगा हमें क्वांटिटी शेड्यूल से. तो जी हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर है 3 या 4, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट ए है. हम पहले बनाएंगे क्वांटिटी शेड्यूल. क्वांटिटी शेड्यूल में वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन है हमारे पास 8,000 यूनिट्स का. फिर हमारे पास यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हैं 50,000. फिर हमारे पास फिनिश गुड्स हैं 48,000. हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन है 7,000. हमने नॉर्मल लॉस की फिगर लानी है
उसके बाद बैलेंसिंग फिगर लेनी है एबनॉर्मल लॉस या गेन की। नॉर्मल लॉस हमें कहा गया है 3% ऑफ इनपुट, और इनपुट से मराद इंस्पेक्टेड, और इंस्पेक्शन हो रही है 90%। ठीक है जी। तो हम नॉर्मल लॉस के लिए मैं इसी के नीचे यहां पे एक छोटी सी वर्किंग बना देता हूं। क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक करंट पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ? यस, ओपनिंग स्टॉक करंट पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस। क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ? नो। तो लेस कर दें, ये यूनिट्स इंस्पेक्टेड हो गए, इसका 3% 1530। दिस इज द नॉर्मल लॉस 1530। बैलेंसिंग फिगर देखिए जी, अब नॉर्मल लॉस या गेन? अब नॉर्मल लॉस है, ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये कितनी है? 1470। लीजिए जी, ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल क्लोज हुआ 58,000 पे। अब हम इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाएं। हमारे पास दो कॉलम हमें चाहिए इक्विवेलेंट यूनिट्स के, एक कन्वर्जन का, एक मटेरियल का। एक कॉलम हमें चाहिए परसेंटेज का, एक कॉलम चाहिए फुल यूनिट्स का। ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल की स्टेटमेंट है। यहां पे हम लेते हैं आउटपुट, यहां पे हम लेते हैं फुल यूनिट्स, इधर आती है परसेंटेज वर्कड, FIFO है ना, परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड या मंथ। FIFO में हम ऐसे लेंगे, यहां पे आएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स, और इधर होंगे मटेरियल के, इधर होंगे कन्वर्जन के। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में बेतहाशा दफा इस फॉर्मेट को डील किया, इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट। अच्छा जी, फिर हमने जो चीज सीखी हुई है कि हम फिनिश गुड्स जो हमारी होती हैं, हम उसके दो हिस्से करते हैं, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक करंट प्रोडक्शन। हमारी टोटल जो फिनिश गुड्स हैं वो हैं 48,000। इसमें से 8,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से हैं, 40,000 करंट प्रोडक्शन से है। ये हमारी कहानी होगी फिनिश गुड्स की। FIFO मेथड में हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। फिर हम लेते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के फुल यूनिट्स, वो हैं हमारे पास 7,000। और फिर हम लेते हैं एबनॉर्मल लॉस, ये हैं जी 1470। इसका टोटल हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करता है, 55, 56, 470। और ये एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी है 58,000 माइनस 1530। ये फुल यूनिट्स का कॉलम हमारा बन गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल है 0, कन्वर्जन है 20%। करंट प्रोडक्शन 100% मटेरियल, 100% कन्वर्जन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 100, कन्वर्जन 60। एबनॉर्मल लॉस मटेरियल 100, कन्वर्जन 90। लीजिए जी, ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर सारा खड़ा हो गया। 0, 1600, 40,000, 40,000, 7,000, 4,200, 1470, 1323। लीजिए जी, ये हमारे पास आगे इक्विवेलेंट यूनिट्स स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। 48,470, 47,123। पार्ट ए डन, इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट। लेकिन उसके पहले क्वांटिटी शेड्यूल, फिर ये स्टेटमेंट बनी। कितने नंबर का पार्ट था ये? 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स स्कोर्ड पार्ट ए में। क्वांटिटी शेड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट की मदद से
हमने 5 नंबर यहां पे स्कोर किए। एग्जामिनर अक्सर क्वांटिटी शेड्यूल को अलहदा नहीं दिखाता, वो इसी इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट के साथ एक कॉलम में क्वांटिटी शेड्यूल बनाने की कोशिश करता है। मैंने उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की, मुझे लगता है मैं इसका कंफर्टेबल हूं तो मैं इससे चलता जाता हूं, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इसमें लगता नहीं है। तो वो कोई थोड़ी सी जुगाड़बाजी की मदद से थोड़ा प्रेजेंटेशन स्मार्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस चक्कर में ना पड़े, ऐसी गलती ना हो जाए हमसे। ये एक सीधा सीधा तरीका है, हमारी इस पर फुल कमांड है तो चलते चलें इसी पे हम। लेकिन अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है उस मेथड को, अगर लगता है आपको वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको बिल्कुल आप समझ के करना चाहें ज़रूर कीजिए, लेकिन देन यू मस्ट इंश्योर कि उस पर कमांड आपकी 100% है, क्योंकि ये इसमें हमारी कमांड मेरा ख्याल है 100% है इस फॉर्मेट पे, हमें इसमें कोई चैलेंज नहीं होता। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब ये तो हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग वाला पार्ट। अब वेरिएंसेस का कनेक्शन क्या है? वेरिएंसेस का कनेक्शन भाई नहायत ही सिंपल है इसका। आप मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो निकालते हो, यूजेज वेरिएंस का फार्मूला याद है क्या आता है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड पार्ट। और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एसक्यू को एलैबोरेट करें। व्हाट इज एसक्यू? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल। बस यहां पे लिंक जुड़ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एंड वेयर इज एक्चुअल प्रोडक्शन? दिस इज द लिंक। नॉर्मली जो हम क्वेश्चन करते थे ना, उसमें हमें बताया जाते थे इतने यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी है, या इतनी सेल है, इतना क्लोजिंग स्टॉक, इतना ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन वहां से निकलती थी। लेकिन इधर प्रोडक्शन ये है। आपको जब मटेरियल के वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन चाहिए ये है, जब आपको लेबर या वेरिएबल या ओवरहेड के वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन चाहिए तो वो आप लेबर वेरिएंस में जाओगे, वहां पे होता है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ये यूनिट्स, और यहां पे सॉरी ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर इतने यूनिट्स, और ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये लिंक है जी, बस इतना सा। इसके बाद आपका सवाल बेसिक वेरिएंसेस का सिंपल सवाल है इसके आगे, तो करके दिखाएं जरा। ये सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करो जरा फटाफट। और ये कई दफा सवाल आया हुआ इस तरह का भाई, एक दफा नहीं आया, ये कई दफा एग्जामिनर ने इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल के साथ वेरिएंसेस आपसे कैलकुलेट करवाए हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस एरिया में थोड़ी वीकनेस शो करते हैं।
तो ये इन टोटल 8 वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं और ये 14 मार्क्स के 8 वेरिएंसेस हैं। किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में बेटा दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई बात जो बोर्ड पे मैं सॉल्व कर चुका हूं उसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो भी पूछिए। जी बेटा, जी बेटा, दो प्राइसेस हैं तो दो प्राइसेस से डील करना हमने सीखा नहीं है क्या? सीखा था ना कहीं पे? किस क्वेश्चन में सीखा था? क्वेश्चन 1 में। वहां पे भी दो प्राइसेस थी ना, क्या किया था? एवरेज कर ली थी भाई। एवरेज कौन सी? वेटेड एवरेज। यहां पे भी एक्चुअल प्राइसेस दो हैं भाई, तो क्वेश्चन 1 में भी हमने दो प्राइसेस से डील करना सीखा हुआ है। फार्मूला हमारा एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस ही रहेगा, बट यहां पे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा एवरेज प्राइस निकालने के लिए भाई, क्योंकि एवरेज प्राइस क्या होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइड विद टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी यहां पे गिवन नहीं है, निकाल सकते हो ना, लेकिन कैसे निकलेगी टोटल क्वांटिटी? अमाउंट डिवाइड विद रेट, अमाउंट डिवाइड विद रेट, ये टोटल क्वांटिटी आ गई, टोटल कॉस्ट डिवाइड विद टोटल क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट आ गई। तो दिमाग इस्तेमाल करने की आदत डालो भाई। ये क्या कर रहा है? गलत कर दिए ना, तो उसको काट दे पहले, फिर आगे चल। एक्चुअल कॉस्ट की, मटेरियल की एक्चुअल जो रेट है उसकी मैं डिटेल एक ही फैक्टर में इसकी वर्किंग अगर शो कर दूं, समझ लेंगे आई होप। यहां से मिलेगी एक्चुअल एक्चुअल रेट आपको, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्चुअल क्वांटिटी। सिंपल फार्मूला है, एक्चुअल रेट एवरेज करने का, टोटल एक्चुअल कॉस्ट ले लो, डिवाइड कर दो उसको टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से। और बेटा कैलकुलेशन फिर मैं बार बार समझाता हूं, समझ के चलना होता है, आगे सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। जी जी बेटा।
जी जनाब को वेरिएंस कैलकुलेट किया, रेट वेरिएंस क्या है? 3 लाख एडवर्स और यूजेज वेरिएंस 3 लाख 6,000 फेवरेबल। गुड हो गया। शक क्यों पड़ गया इसमें? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितनी है? 2,50,000 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी? 2,42,000। एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड या एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन स्टैंडर्ड? एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन स्टैंडर्ड, देन दिस इज एडवर्स। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 2,50,000 है, स्टैंडर्ड आप मुझे बता रहे हो 2,40,42,000 है। स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। फेवरेबल वाले कौन लोग थे? उनको क्या शक पड़ा? क्या सोचा उन्होंने? जी बेटा गलती क्यों हुई पता लग गई? गुड, आगे चलें। जी मैडम, वेंसडे का सिलेबस हमारा वेरिएंसेस का चैप्टर चल रहा है, तो आप चैप्टर 13 14 है ये बात? 14 है, तो इसके पीछे 13 है, चैप्टर 13 एंड 14। वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है, डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पास्ट पेपर क्वेश्चन आज कर रहे हैं, मंडे करेंगे, ट्यूसडे करेंगे, तो बाय वेडनेसडे हमारी इस पर काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। जी लेबर रेट वेरिएंस 288,000 फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स बेटा वैल्यू पे भी और साइन पे भी, दोनों पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिफोर यू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वेरिएंस। और किसी वेरिएंस के ऊपर कोई हेल्प चाहिए बेटा पूछिए मुझसे। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है जी? 1,05,200 फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स। बेटा हर वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, जो ना समझ आए पूछिए। आपका तो रेट वेरिएंस ही गलत निकला हुआ भाई। रेट वेरिएंस हमने वहां पे क्या लिखा हुआ? 3 लाख एडवर्स। अच्छा 2 अलग कर दिया आपने, ठीक हो गया। बेटा ये यूजेज वेरिएंस का फार्मूला लिखा हुआ आपने, ये कैसे लिखा है फार्मूला आपने? ये फार्मूला कहाँ से उठाया आपने? दिखाओ जरा। यूजेज वेरिएंस का फार्मूला, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला, ये लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड
क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल की जब लेते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन 48470 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी थी? 5 kg। मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 48470 इंटू 5 है और लेबर के स्टैंडर्ड आवर्स आपके 47123 मल्टीप्लाइड विद 1.5 है। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल, ये है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड में भी यही स्टैंडर्ड आवर लगने वाले हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट टोटल गिवन है 80 रुपए पर लेबर आवर इंटू 130%। OAR टोटल कितना बन रहा है भाई? 104। इसमें से लेस कर देंगे अगर आप फिक्स्ड OAR तो आपको मिल जाएगा वेरिएबल OAR। और फिक्स्ड OAR कैसे बनेगा आपका? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड आवर्स। 3 million डिवाइडेड विद 75,000 40। तो 40 यहां से लेस कर दें तो ये बचा 64। लीजिए जी, ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर है, ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर है। एब्जॉर्प्शन रेट यहां इस्तेमाल करना है, कर लीजिए, जो वैल्यू चाहिए इस्तेमाल कीजिए और चलिए आगे। ख्याल कीजिएगा ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है, रुपीस पर आवर है ये। जी भाई बेटा ये पर यूनिट है, मैंने आवरली रेट बनाए हैं और पर आवर किधर है? 80 रुपीज पर आवर। ठीक है, ये सारी हमारी वर्किंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर की है भाई, पर की नहीं है। ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर है, क्योंकि हमें पर आवर रेट चाहिए होगा। वेरिएबल ओवरहेड का पर आवर रेट चाहिए होता है हमें। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स, आवर से मल्टीप्लाई करने हैं तो रेट आवरली चाहिए। तुझे मैं कान पकड़ाऊं कहीं ले जाके? ये कौन सा वेरिएंस है? वेरिएबल ओवरहेड। तो किताब खोल के फॉर्मूला लिखो, मैं कितनी दफा समझा चुका हूं, जब तक याद नहीं होता किताब खोलो फिर फॉर्मूला लिखो।
जी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला किसी ने? स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट आपके पास 64 है, एक्चुअल वेरिएबल रेट क्या आ रहा है? 88। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वेरिएंस क्या आया? 1741680 एंड दिस इज एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 84160 and this is adverse. Fixed overhead expenditure variance 1,50,000. This is favorable, adverse, favorable. And the last fixed overhead volume variance 172,620 and this is adverse. Volume variance adverse. जी जनाब, किसी वेरिएंस की कैलकुलेशन में या साइन में कोई हेल्प चाहिए पूछिए। जी बेटा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, इसको एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। मगर सर पाकिस्तान का 84 को हम लोग 130% से मल्टीप्लाई करें। बेटा एक्चुअल आवर्स आपके निकलेंगे एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल रेट से डिवाइड करने से। वो बीच में 130 कहाँ से आ गया भाई? एक्चुअल आवर्स चाहिए ना लेबर के आपको, तो एक्चुअल कॉस्ट लेबर की पता है, एक्चुअल रेट लेबर का पता है, तो डिवाइड कर दो एक्चुअल आवर आ जाएंगे। तो एक्चुअल आवर लेबर के आगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को एक्चुअल लेबर आवर से डिवाइड कर दो, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर आवर आ गया। ये 88.19 कैसे है? अभी 19 का मसला है, ये कहाँ से निकला बताओ? ये कैसे कैलकुलेट किया? 6350000 निकालो जरा। 6350000 डिवाइड विद 72,000। ठीक है, अच्छा जी, सवाल को कंप्लीट कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है इसको हल कीजिएगा। कोई इशू हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 पे अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। आगे मज़ीद काफ़ी क्वेश्चन हमें करने हैं इंशाअल्लाह, तो नेक्स्ट वीक आएंगे, मज़ीद क्वेश्चंस को इंशाअल्लाह करते चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।